के साथ। तो मैंने कहा ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, क्या समझते हैं हम इससे? क्या समझते हैं हम इससे? मैंने कहा यार देखो, मान लो जैसे कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त है, ठीक है? तो उसने कहा यार मेरे पास लगभग 1 करोड़ की सेविंग है और मैं उससे एक अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट हो गया कॉस्ट का 1 सीआर। उसने कहा यार मैं लूँ नहीं लूँ, या ये सेम अमाउंट मैं बैंक में रख दूँ, कहीं स्टॉक में लगा दूँ या रेंट पे ही रहती रहूँ? मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ओके, तुम्हारी प्रॉपर्टी का 1 करोड़ है। मैंने कहा रेंट कितना दे देती है? तो उन्होंने कहा यार रेंट जो है वो लगभग उसका आ जाता है 20,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा 20,000 आ जाता है, अच्छा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार उस प्रॉपर्टी से 1 साल के अंदर कितनी अर्निंग हो जाएगी? 20,000 इंटू 12। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कॉस्ट वर्सेस रेंट, या फिर इसे आप चाहो तो कॉस्ट अपॉन अर्निंग रेशियो भी बोल सकते हो। जो मेरा कॉस्ट अपॉन अर्निंग रेशियो है, इसको आप जब करोगे कितना निकल के आ रहा है? ज़रा चेक करना। ये आपका समवेयर आएगा 1 सीआर डिवाइडेड बाय 2.4 लाख्स, ठीक है? व्हिच इज़ नथिंग बट 42/1। 42/1 का मतलब क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि जब आपने 42 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, वो 42 रुपीज़ ने 1 साल में आपको 1 एक्स्ट्रा रुपया कमा के दिया। क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ? इन 42 रुपीज़ ने 1 साल में आपको 1 रुपया कमा के दिया। मैंने कहा वेल एंड गुड। इससे अच्छा तो बैंक में नहीं रख लूँ? भैया बैंक में क्या होता है? मैंने कहा बैंक में अगर आप 100 रुपए रखते हो, ठीक है? तो आज के दिन क्या परसेंट चल रहा है आपका यार? एफडी वगैरह का 6-7% के लगभग चल रहा है। 7 ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, 6 ले लूँ, बताओ क्या लूँ? 6 ले लेते हैं, चलो और कम ले लेते हैं। मैंने कहा वो ₹6 आपकी वहाँ पे बैंक से अर्निंग होती है। तो अगर आप इसको देखोगे ये रेशियो लगभग आपका समव्हेयर अराउंड आ रहा है 16/1। 16/1 का मतलब क्या है कि आपके पास ₹16 हैं, तो वो ₹16 आपको 1 कमा के दे रहे हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा कि रियल एस्टेट खराब है। आपको ऐसी-ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल जाएँगी जो 20,000 से ज़्यादा रेंट देती है। मैं जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हम किस हिसाब से वैल्यूएट करते हैं कि जो भी मेरे पास कैपिटल है उसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। चीज़ समझ में आ रही है? क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी है या नहीं? वैसे अगर हम रियल एस्टेट की बात कर ही रहे हैं, एक थंब रूल है यार रियल एस्टेट में, आप एक जनरल डायलॉग नहीं बोल सकती। एरिया एंड लोकेशन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। एरिया एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी इंपॉर्टेंट आज के दिन ये है, मुझे एक ऐसी मुर्गी चाहिए जो कि सोने का अंडा दे सके। समझ पा रहे हो? एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि आपकी जगह कहाँ पे है। और इसमें छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपका घर वसंत कुंज में है या नहीं। यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 साइड ओपन है। 3 साइड ओपन का मतलब समझते हो ना? आगे सड़क, लेफ्ट में सड़क, राइट में सड़क, तो वह आपकी विंड वगैरह आपने क्या शास्त्रों के हिसाब से सही बना रखी है आपने? क्या वो ईस्ट साइड फेसिंग है? सारी चीजें मैटर करने लग जाती हैं। आज के दिन हर इंडिविजुअल को अपना बाथरूम चाहिए, तो क्या सेपरेट बाथरूम बना रखे हैं? किचन टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो आपके रूम्स में है उसके अंदर क्या ऑलरेडी इन्होंने ड्रेसिंग की फैसिलिटी, मतलब अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें काउंट होने लग जाती हैं। अब मैं यार एक छोटा सा एरिया जिसके आपको कुछ स्टैट्स बताने वाला हूँ। गुड़गांव के बारे में हम सब जानते हैं। हर लोकेशन अलग है, हर जगह यार आपके अलग हिसाब से प्रॉपर्टी ऊपर-नीचे जाती है, पर एक आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। गुड़गाँव के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब समझते हो? एक होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे लोग रहते हैं, एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे धंधा-वंदा चलता है। आपने दुकान वगैरह खोल दी। 2001 में, ये रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक प्रॉपर्टी ₹100 की थी, 2001 में अगर एक प्रॉपर्टी ₹100 की थी, तो 2003 में वही प्रॉपर्टी ₹300 की हो गई थी। क्या आपको देख पा रहे हो यहाँ पे 3 गुना हो गई? ओ भाई साहब, इतना बढ़िया रिटर्न, स्वाद आ गया देख के। फिर 2003-2004 में लगभग सेम रहा। उसके बाद 2007 से लेके 2009 तक जो प्रॉपर्टी हमारी पहले 300 की थी वो लगभग ₹1200 की हो गई। क्या आप देख रहे हो? लगभग 4 टाइम्स ग्रोथ हो गई। मैंने कहा यार स्वाद आ गया, ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है भैया। लग रहा है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही रियल एस्टेट है। मैंने कहा ओके और आगे चलते हैं। उसके बाद 2009 से 2014 तक जो चीज़ मेरी 1200 की थी वो लगभग 1400 की। ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट है कमर्शियल एरिया के पूरे गुड़गाँव के जो मैंने निकाले थे। 2014 से 2019 तक, कोरोना से जस्ट पहले तक, ये ₹1400 लगभग ₹1500 हुए। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसकी थोड़ी केस स्टडी करें। क्या मैं बोल सकता हूँ शुरुआत के 9 साल 2001 से लेके 2009 तक जो मेरे ₹100 थे वो ₹1200 हो गए, लगभग 12 गुना बढ़ गए हम।
तो अगर आप इसको निकालोगे 12 टाइम्स, ये लगभग आपको 32% का रिटर्न दे रहा है। जो बैंक आपको 6% का रिटर्न देता था, 32% का रिटर्न आप समझ रहे हो यार? क्या आपने ₹100 लगाए और आप ₹32 कमा रहे हो। ओ भाई साहब 1/3/1 आपने ₹3 रखे और वो ₹3 आपको ₹1 कमा के दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो गया ना। कहाँ हम 42/1 कहाँ हम 16/1 पढ़ रहे थे। फिर अब एक बच्चा पूछ रहा है भैया फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारी चीज़ें मैंने कहा स्टडी करो 2009 से लेके 2015 तक कितना हुआ? 2009 से लेके 2015 तक कितना हुआ? क्या मैं बोल सकता हूँ यार, पहले जहाँ पे 3-3 गुना बढ़ रहे थे, अब 1200 से 1400 हुआ। अबे ये तो डबल भी नहीं हुआ। ये तो 1.5 टाइम्स भी नहीं हुआ। इनफैक्ट 2009 से आप 2019 अगले 10-11 साल देखो। क्या आप देख रहे हो 1200 से सिर्फ 1500 बढ़ा और इनफैक्ट इसका आप रेट निकाल के आओगे यहाँ पे आपको 3% ग्रोथ दिखेगी। तो मैंने कहा अगर मैं इस पूरे का एक एवरेज ले लूँ 2001 से लेके 2019 तक, तो मेरा नंबर आ रहा है 15% रिटर्न। क्या रियल स्टेट 15% रिटर्न देता है? यहाँ पे मैंने कितने साल की स्टडी करी है? 20 साल की स्टडी करी है ना? मैंने कहा ओके। अब आप गूगल पे करके देखो कि रियल स्टेट का एवरेज रिटर्न क्या है इंडिया के अंदर। आपको आंसर मिलेगा 10 से 12%। ये 10 से 12% पता है क्यों है? क्योंकि अभी और साल दो इसे। आप देखना 2022 तक भी ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये 2024 तक भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनाब बबल क्रिएट कर दिया था इन्होंने। 2001 के अंदर जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बुल रन होता है ना, स्कैम 1992 सारे लोग देख के आए हैं। बुल रन मतलब बुल अपने सींग से ऊपर उछालता है। तो आपके स्टॉक के प्राइसेज़ एकदम से जैसे उठ रहे हैं। भालू क्या करता है? भालू आपको पंजे से नीचे लाता है। मतलब आपके एकदम से स्टॉक के माहौल बना देते हैं ना यार कि ओहो कोरोना आ गया, मार्केट क्रैश होने वाला है तो एकदम से स्टॉक मार्केट ड्रॉप कर जाएगा। सब लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से 2001 से 2009 के बीच में एक लहर आ गई थी। आप एक प्रॉपर्टी देखने जाते हो, आप 1 हफ्ते बाद दोबारा जाते हो, आप देखते हो वैल्यू ही चेंज हो गई है, महँगी हो चुकी है प्रॉपर्टी। तो सबके था यार ओहो! ₹100 की चीज़ वो ज़बरदस्ती ₹150 में ले रहे हैं। थोड़े दिनों बाद ₹200 में ले रहे हैं। वो है ₹100 की पर उसके ₹300 दे रहे हैं। बाद में उसके ₹1200 तक दिए। अब यार इसके पीछे आपको रीज़न समझने पड़ेगा कि यार ये बाद में 3% क्यों आया? मुझे बताओ, किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट होती है, वो आप कैसे जस्टिफाई करते हो? क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। अबे मैं एक जगह का रेंट तभी दूँगा ना, जो कॉस्ट है चलो एक और इसमें फेस डाल देते हैं। क्या मैं बोल दूँ कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंट? कितना रेंट है उस प्रॉपर्टी का? क्या मैं बोल सकता हूँ रेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग? अब एक इंडिविजुअल की अर्निंग किस हिसाब से बढ़ती है? आप किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाओ, सरकारी में तो इनफैक्ट और कम है। आपका लगभग 10% सैलरी बढ़ता है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? लगभग 10% सैलरी बढ़ता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा रेंट भी तो अकॉर्डिंगली ही बढ़ना चाहिए? अबे 32% थोड़ी ना बढ़ा देंगे रेंट को। तो अगर रेंट सिर्फ 10% से बढ़ रहा है, तो कॉस्टिंग भी तो लगभग 10% से ही बढ़नी चाहिए। तो अगर आप रियल स्टेट के गेम को 40 साल के स्पैन पर देखोगे, तो आप देखोगे यार कि लगभग-लगभग 10-12% का आपको ग्रोथ रेट मिला है। जो भी मतलब बीच में ऊपर-नीचे गया है, ऊपर-नीचे गया है, अगर मैं एंड पॉइंट को पकड़ूँ और स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ूँ, तो आप देखोगे 10-12% का आपको ग्रोथ रेट मिला है। चीज़ समझ में आई? चीज़ समझ में आई? तो हमें कुछ-कुछ आइडिया लग रहा है रियल एस्टेट का। मैंने कहा ओके, आगे चलते हैं यार। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। सारे जानते लिख रहे हो ये चीज़ें? मैं कहा ओके, ओके। अब अरे वाह! मेरे कमेंट्स मेरे को दोबारा थोड़े से दिख रहे हैं। स्वाद आ गए। ओहो! क्या इतना मिस किया इन्हें। ओहो! सब लोग जिंदा हैं। ब्लैंक पढ़ा रहा था, मुझे लग रहा था एक लैपटॉप से बातें कर रहा हूँ मैं। ओके, स्वाद ही नहीं आता बिना कमेंट्स के। हम 40,000 बच्चे हो गए। क्या कह रहे हो? सही में? ओ भाई साहब! रिकॉर्ड भी 12,000 से ब्रेक कर दिया हमने अपना खुद का। ओ भाई साहब! ओहो! चलो आगे चलते हैं। अब हुआ क्या है यार, अप्स एंड डाउन आते हैं और अप्स एंड डाउन्स के हमेशा रीज़न होते हैं सेंटिमेंट्स। चाहे स्टॉक मार्केट हो या चाहे आप रियल एस्टेट में भी देखोगे, एक होता है सेंटिमेंट्स, एक होता है आपके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब कोई मेजर रीज़न वगैरह हो गए,
ठीक है? वो स्टॉक में हम जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना हुआ था अभी, हुआ है? अभी इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। पर जैसे ही जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, क्या आपको याद है काफ़ी लोग जॉब वगैरह पे नहीं जा पाए थे? तो हुआ क्या था मान लें एक प्रॉपर्टी है, मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप रियल एस्टेट में पैसा कैसे कमा सकते हो। ये नहीं बताया ना मैंने अभी आपको अभी, लंबे-लंबे हैं ये सारे। कोई भी प्रॉपर्टी है वो मान लो ₹100 की है। अब जैसे ही सेंटिमेंट्स हुए यार कोरोना ओहो! क्या मैं बोल सकता हूँ कोरोना की वजह से अब मार्केट में पैसा नहीं है। जो लोगों के बिज़नेसेस चल रहे थे अब वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे में वो ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि मैं हेवी इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ। तो जो लोग पहले इसके ₹100 दे रहे थे, आज के दिन वो आके बोल रहे हैं भई हम तो सिर्फ़ ₹90 दे पाएँगे। यस। अब ऐसे में जिसके पास प्रॉपर्टी है वो तो यार 100 का चस्का उसको लगा पड़ा है। वो कहेगा यार मैं तो 90 में नहीं देखूँगा। वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा। पर क्या मैं बोल सकता हूँ दुनिया में हर प्रकार का व्यक्ति है। कुछ ऐसे डेस्परेट लोग भी होंगे जिन्हें शायद कैपिटल चाहिए होगा। वो चाहता है कि मैं इसे बेच के पैसे लूँ। हो सकता है घर में इमरजेंसी हो गई हो सकता है शादी करानी हो कोई, मेरे को शादी पे खर्चा करने का सिस्टम नहीं समझ में आता पर शादी करानी हो मान ले। हो सकता है बच्चे को बाहर फॉरेन में पढ़ाने भेजना हो, किसी भी मजबूरी की वजह से उसे पैसे चाहिए। तो वो 90 लाख पे बेच देता है। तो आप इस प्रकार की हॉट प्रॉपर्टी देखते हो। अब यार क्या कोरोना हमेशा रहा? लॉकडाउन हमेशा रहेगा? कोरोना तो अभी भी है पर क्या लॉकडाउन खुल गया? मैंने कहा लॉकडाउन खुल गया। आप ऐसे में क्या कर सकते हो? आपने जो ये 90 लाख की खरीदी इसमें आप 3-4 लाख का और एक्सपेंडिचर लगा दो। किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर लगाओ? सेल्स पॉइंट के ऊपर। किचन सबको अच्छी लगती है ना? मम्मी डिसाइड करती है सबसे पहले घर में आके, "अरे यार! किचन बहुत अच्छा लगा हमें तो मज़ा आ गया।" बाथरूम देख के आएँगी दूसरे नंबर पे, "बाथरूम बहुत अच्छा लगा हम तो बहुत" है ना? तो आप क्या करते हो? आप किचन बाथरूम थोड़े अच्छे कर देते हो, अलमारी को दोबारा थोड़ा अच्छा कर देते हो, पेंट-वेंट नहीं हो रखा, पेंट लगा देते हो, एक आध जगह लाइटिंग थोड़ी बेटर कर देते हो। ये 3-4 लाख वो इन्वेस्टमेंट है। और कल को आप कहते हो कि यार इसी चीज़ को मैं 105 या 110 में आप फिर मार्केट में वैल्यू पे डाल देते हो। तो काफ़ी सारे डीलर तो ये करते हैं कि ये जो बीच में आपका मार्जिन बच गया 15 से 20 लाख का ये उनकी अर्निंग है। चीज़ समझ में आई? क्या मैं बोल सकता हूँ आप 6 महीने में एक प्रॉपर्टी भी बेचते हो तो आपका 20 लाख का पैकेज हो गया, 15-20 लाख का पैकेज हो गया? अरे हाँ या ना? अगर आप 6 महीने में एक प्रॉपर्टी भी बेचते हो, तो इसमें ना यार आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। आपको ढूँढना पड़ता है पहले तो एक ऐसी प्रॉपर्टी हॉट हॉट जो कि एक डेस्परेट आपको सेलर मिले और उस डेस्परेट सेलर के बाद आप उसमें काम कराते हो और उसके बाद उसको बेचते हो। तो एक तरह से 6 महीने में आप एक प्रॉपर्टी भी बेचते हो तो आपने काफ़ी अच्छा कर लिया। काफ़ी सारे बिल्डर्स क्या करते हैं, वो एक प्लॉट ले लेंगे, ठीक है? और प्लॉट के ऊपर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बना देंगे। वो बिल्डिंग बनाने में उन्हें 8 से 10 महीने लग जाते हैं, ठीक है? 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 12 महीने मैक्स टू मैक्स में बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डर बहुत सही होते हैं, पटापट, पटापट लगाते हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग बेच के निकल जाएँगे आगे। 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई और काम खत्म। यहाँ पे 20 फ्लोर की बात नहीं कर रहा, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, काम खत्म, आगे। तो पूरे साल में उसने सिर्फ़ एक सिंगल प्रोजेक्ट लिया पर उसी से उसने अर्निंग निकाल ली। अपने 50 लाख, 1 करोड़ का उसने कट मार लिया। चीज़ समझ में आ रही है? तो एक तरीका तो ये होता है पैसे कमाने का, ठीक है? अब इसमें यार काफ़ी सारे वेरिएशन हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबके पेरेंट्स मिडल क्लास हैं, मेजॉरिटी बंदे हम मिडल क्लास हैं, तुम तो नहीं होगे। एट लीस्ट यार ये तो बोलना पड़ेगा अपने आप को, मिडल क्लास नहीं रहेंगे। वैसे मीडियोकर का मतलब पता है यार आपको? मेरे को भी रिसेंटली पता चला मीडियोकर का मतलब। मीडियोकर का मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ में एवरेज हो क्या, उसका आपके बैंक बैलेंस से कुछ लेना-देना नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ के उस स्टेज पे आ जाओ जहाँ पे आप और ग्रोथ नहीं करना चाहते, समझ पा रहे हो? कुछ लोग होते हैं जो कि 12वीं के बाद ही हिम्मत छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मान लें 30,000 की सैलरी मिली, उन्होंने कहा सैलरी हो गई, अब मैं इस पे सेटल हो जाऊँगा। कोई हो सकता है 1 लाख की सैलरी पे सेटल हो जाए, कि यार जहाँ पे काम है बढ़िया है। कोई हो सकता है 10 लाख की सैलरी पे सेटल हो जाए, कोई हो सकता है 10 करोड़ पे सेटल हो जाए। जिस पॉइंट पे आप सेटल होते हो उसको हम बोलते हैं कि आप मीडियोकर हो गए हो। उसका मतलब ये नहीं है आपके बैंक बैलेंस में कितने हैं, तो आपको लाइफ में कभी मीडियोकर नहीं होना है। भैया अभी तो बोल रहे थे 35 में रिटायर हो जाओ। मैंने कहा 35 में रिटायर होने का मतलब ये नहीं है घर में बैठ जाओ, घर में बैठे-बैठे भी बोर हो जाओगे। पर अब आपको कभी ये टेंशन नहीं लेनी कि यार पैसे के लिए मेरे को काम करना है। अब आप खुद घूम सकते हो, खुद काम कर सकते हो। येस और नो? वो मेन रीज़न है, वो रियल फ्रीडम है उसकी तरफ। मैंने कहा ठीक है ये चीज़ हमें थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है। अब थोड़ा और डाइव करते हैं। मेरा यार मैंने एक नाम लिया था हॉट प्रॉपर्टीज़। हॉट प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? वो जो एक दिन में बिक जाए। कुछ एग्ज़ाम्पल लूँ? जैसे कि यार गुरुग्राम है हमारा या गुड़गाँव भी बोल दो, पुराना नाम है उसका। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक आईटी हब है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबके ऑफ़िस हैं। कभी जाओगे ना आप दिल्ली से हरियाणा कभी गए हो, तो लेफ्ट राइट में देखोगे बिल्डिंगें ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट्स ही कॉर्पोरेट्स हैं। मैं अभी सिर्फ दिल्ली को कवर कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर।
नोएडा भी आपका एक आईटी हब है यार, ठीक है? वहाँ पे भी आपकी सारी की सारी कंपनीज़ हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितने भी बंदे वहाँ जॉब करने आते हैं, उन सबको अपने ऑफ़िस के पास ही कुछ रेंट टाइप की जगह चाहिए। सबकी सैलरी भी अच्छी होती है, तो पैसा भी अच्छा देंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अ हॉट प्रॉपर्टी? किसी कॉर्पोरेट ऑफ़िस बिल्डिंग के पास आपकी एक रेज़िडेंशियल बिल्डिंग हो। फिर मैंने कहा और जी एक चीज़ें देखो, मुखर्जी नगर देखा है आपने? यार मुझे कमेंट्स इतने नहीं दिख रहे, आप थोड़े-थोड़े ही दिख पा रहे हैं, आप कमेंट्स में उतनी एनर्जी येस, नो बस बोलते रहें, मेरे को एक आइडिया लगता जाएगा। मुखर्जी नगर इट इज़ नोन फॉर एसएससी सरकारी है। या सिमिलरली हम बात करते हैं राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर इट इज़ नोन फॉर यूपीएससी। देन वी टॉक अबाउट महिपालपुर। महिपालपुर क्या है आपका एयरपोर्ट के पास है, ठीक है? तो ये एयरपोर्ट रीजन हो गया, तो एयरपोर्ट में जितने भी लोग काम करते हैं या एरो सिटी सुना है आपने? वहाँ पे सारे 5 स्टार होटल हैं, उसके अंदर जितने भी वेटर हो गए, जितने भी वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, उन सबको घर चाहिए ना, कोई भी ज़्यादा दूर घर नहीं चाहता। तो ये महिपालपुर वो फेवरेट स्पॉट हो गया उनका। या फिर हम कालू सराय की बात कर लेते हैं दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग की भी सारी कोचिंग है, इंजीनियरिंग की कोचिंग है, साथ में आपकी यूपीएससी भी कोचिंग है। क्या मैं बोल सकता हूँ दीज़ आर हॉट प्रॉपर्टीज़। ये हॉट रीजन्स नहीं है, इन रीजन में जाके भी आपको देखना पड़ेगा कि यार ओके किस कोचिंग के पास कोई बिल्डिंग है क्या? यहाँ पे मैं अपना एक पीजी खोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एक कैंटीन खोल सकता हूँ, इधर नीचे दुकान खोल सकते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। पर दीज़ आर कॉल्ड हॉट प्रॉपर्टीज़। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, क्या स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड बड़े होते हैं? नहीं। तो आप एक सड़ी से सड़ी बिल्डिंग बना के दे दो, उन्हें पीजी में रहना है वैसे भी वो 5-7 हज़ार रुपए किराया देंगे, आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पर वहीं पे जब आप आईटी हब वगैरह में जाओगे, गुड़गाँव, नोएडा में जाना, वहाँ पे रेज़िडेंशियल बिल्डिंग पता है कितने-कितने फ्लोर की मिलेंगी आपको? 14-14 फ्लोर के बड़े-बड़े मकान मिलेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बच्चे 50-50 हज़ार रेंट दे देते हैं। 3 सिंगल बंदे आएँगे, 15-15 हज़ार अपने आप में रेंट डिवाइड कर लेंगे और 50,000 की स आपका पूरा मकान ले लेंगे। तो वो एकदम प्रॉपर लग्ज़री सोसाइटी टाइप होंगे, कुछ में स्विमिंग पूल भी मिलेगा आपको। येस और नो? वहीं पे महिपालपुर एरिया है, महिपालपुर एरिया काफ़ी सस्ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो रहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा सारा सस्ता, पर मेजॉरिटी एरिया, वो लोग हैं जो कि यार एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं या फिर अपने होटल्स के अंदर अपना काम कर रहे हैं मैनेजमेंट वगैरह। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 फ्लोर टाइप की बिल्डिंग, 4 फ्लोर टाइप की बिल्डिंग, पुरानी-पुरानी टाइप की दिखेंगी, बस रेंट पे चढ़ा रखी हैं। बट दीज़ आर आल्सो हॉट प्रॉपर्टीज़ जिसे आप चढ़ा सको। येस और नो? मैं कहा मैं कुछ-कुछ आइडिया हो रहा है, मैं बस एग्ज़ाम्पल लेके एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ। अब रियल एस्टेट में पैसा लोग कमाते कैसे हैं? कुछ 5-6 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं तरीके। पहला तरीका तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या होता है कि आपकी एक ₹100 की प्रॉपर्टी होती है। आप एक ऐसा डेस्परेट सेलर देखते हो जो कि उसे ₹90 में बेच सके। उस ₹90 में आप 3-4 लाख का मॉडिफ़िकेशन करते हो। मान लो ₹3-4 का आपने मॉडिफ़िकेशन कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप फिर देखते हो यार कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि 105-110 में खरीद दे। तो क्या आपको यहाँ पे अपने मार्जिन्स मिल गए? मैंने कहा एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा होता है यार कि एक बंदा कहता है यार वो ढूँढता है काफ़ी दिन और वो ₹100 की जो प्रॉपर्टी है वो ₹90 में खरीद लेता है और उसे अपना घर बना लेता है और कहता है मैं ज़िंदगी भर इसे रहूँगा। क्या मैं बोल सकता हूँ अपना घर लेना भी तो हमारे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत वो चीज़ मानी जाती है। अरे यार बच्चे ने अपनी गाड़ी ले ली। अरे यार बच्चे ने अपना घर ले लिया, अब ये स्टेबल हो गया लाइफ़ में। हाँ या ना? हमारे लिए बहुत सपना होता है यार मेरा खुद का एक घर हो। तो मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं जो अपना घर ले लेते हैं। भैया ये कैसे इनकम हुई? मैंने कहा येस दिस इज़ एन इनकम। अब आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा ना किसी को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। पहले आप किसी और को दे रहे थे, अब वो 25,000 आप खुद को दे रहे हो रेंट के। मैंने कहा थर्ड चीज़ के ऊपर चलते हैं। थर्ड होता है कि यार आपके पास ₹100 हैं, ठीक है? आप समहाउ एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूँढते हो जो उसपे डेस्परेट सेलर ₹90 में देने का रेडी हो या 95 में देने को रेडी हो। आप डाउन पेमेंट करते हो, आपके पास नहीं है 90 लाख रुपए। आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार मेरे पास 20% है, 20% आपको करना ही पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है? एट लीस्ट। आप 18 लाख की डाउन पेमेंट करते हो और जो बचा हुआ जितना भी अमाउंट है उसका क्या करेंगे हम? जो बचा हुआ 72 लैक्स है, उसको आप लोन पे चढ़ा देते हो। बेसिकली आप ईएमआई दे रहे होगे अगले 20-30 साल। चीज़ क्लियर हो रही है? यस। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको खुद रख लेते हैं, खुद का घर बना लेते हैं और वो ईएमआई पे करते रहते हैं। एक और सिनेरियो होता है कि वो खुद नहीं रखेंगे, इसको रेंट पे चढ़ा देंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ इससे कुछ रेंट आएगा 20-25 हज़ार? जो 20-25 हज़ार रेंट होगा, पता चला 20 हज़ार ही ईएमआई थी, तो अब वो रेंट अपने आप ईएमआई निकालता जाएगा। तो 20 साल बाद आपको क्या पता चलता है, आफ्टर 20 ईयर्स या डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने की रखी है, 25 साल की ईएमआई रखी है, 30 साल की ईएमआई रखी है। आप देखते हो आपने 18 लाख में ही एक तरह से प्रॉपर्टी ले ली। क्योंकि जो बंदा उसमें रह रहा है, उसका रेंट ही आपका किश्त भरता जा रहा है। चीज़ समझ में आ रही है?
तो आपको ऑन द स्पॉट तो प्रॉपर्टी नहीं मिली, पर क्या मैं बोल सकता हूँ आपके पोर्टफोलियो में अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है? अबे तुम्हारे पोर्टफोलियो में अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पर आपको 20 साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इसके लिए यार इसका हॉट होना बहुत ज़रूरी है। हॉट मतलब कभी भी वो रेंट फ्री ना रहे। ऐसा ना हो कि बीच में लोग चले गए और 6 महीने के लिए उसमें यार कोई किराया देने वाला नहीं मिल रहा। क्योंकि उस सिनेरियो में फिर आप ईएमआई भर रहे होगे। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट आप साल में सिर्फ 1 प्रॉपर्टी पकड़ो चाहे, पर यार वो आपकी हॉट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या चीज़ समझ में आ रही है? मैं कमेंट्स दूसरे लैपटॉप में देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाँ, ग्रेट। फिर आपका 4th ये 4 तरीके हो गए और चौथा मेरे को मेरा फेवरेट वो होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप कैसे करते हो? मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं या देखते हैं यहीं पे हम बना सकते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन के केस में होता है, इसमें मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं यार। मुझे बताओ हम सब मिडल क्लास घर से आते हैं। काफ़ी बार आपने अपने फैमिली को सुना होगा ना, बेटा हमने एक प्लॉट ले लिया है। प्लॉट आप कभी-कभी खरीदते हो वो 50 लाख से लेके 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी फैमिली की जो भी क्षमता है, आपने उतने का खरीद लिया। एक अर्बन या सब अर्बन या रूरल एरिया में जहाँ पे भी आपने खरीदा है। पर आपके पास अब उतना पैसा नहीं है कि इस प्लॉट के ऊपर हम एक बिल्डिंग बना सकें। कि यार लो इसके ऊपर मैं 4 फ्लोर खड़े कर दूँ। कभी-कभी उतना पैसा नहीं होता ना। तो ऐसे में बिल्डर्स आ जाएँगे आपके पास। बिल्डर आके आपको क्या बोलेगा, "जनाब, हम आपका फ्री कंस्ट्रक्शन कर देंगे।" आप बोलोगे, "अरे वाह! स्वाद आ गए, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। बस जो 4 फ्लोर बनाएँगे उसके ऊपर का 3rd और 4th फ्लोर हमें दे देना।" तो वो आपको एक तरह से 1st और 2nd फ्लोर फ्री में बना के दे देंगे और 3rd और 4th फ्लोर वो आपसे ले लेंगे। कल को इसको सेल करके वो पैसे कमा रहे होंगे। चीज़ समझ में आई? एक मार्केट में ये भी चलता है। तो एक तरह से दोनों की नीड फुलफिल हो जाती है, दोनों खुश भी हो जाते हैं। यूजुअली लोग 2 फ्लोर के घर में काफ़ी संतुष्ट होते हैं, तो वो भी कहते हैं चलो यार हमें अपना घर मिल गया। चीज़ समझ में आई? तीसरी इसी में यार एक और कैटेगरी होती है क्या? कि मान लो यार आपके पास आज के दिन ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ 30 लाख रुपए हैं, पर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप एक प्लॉट पे गए, आपने प्लॉट एक्वायर किया। आप अकेला मत करो, आप पार्टनरशिप पे ले लो। पार्टनरशिप इन द सेंस आपने 2 लोगों के साथ और कर ली। उन्होंने भी लगभग 30-30 लाख रुपए लगाया और आपने प्लॉट एक्वायर कर लिया। कर लिया? ये एक हॉट प्लॉट है, आपको पता है इस पे मैं कुछ भी बनाऊँगा, उसको मैं ऑन द स्पॉट बेच सकता हूँ। आपने वो होमवर्क पहले से कर रखा है। होमवर्क में टाइम लगता है यार, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, पर कुछ भी फ्री नहीं आता। चीज़ समझ में आ रही है? अपने आप में एक पैकेज बन जाता है वो, गुड। एक प्रॉपर्टी भी बेचते हो तो 20-25 लाख, 15-20 लाख डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आपने शुरुआत में हर नंबर कम लगेगा यार, पर फिर एक-एक ऐसे पॉइंट आते हैं, आप एक-एक बिल्डिंग पे करोड़ों कमाते हो। तो मैंने कहा ओके, उसके बाद आपने कहा कि यार एक पॉइंट पे आप पे कैपिटल है, अब हम इसको बना भी देते हैं। आपने इसको बनाया, पता चला यार इसमें आपके 1.5 करोड़ और खर्च हुए, ठीक है? अब यार आप डेढ़ क्या आप 4 करोड़ भी खर्च कर सकते हो। पर अज़्यूम कर रहा हूँ आपने इंटीरियर्स पे ज़्यादा ना खर्च नहीं किया, असली खर्चा आपका इंटीरियर्स पे होता है। मान रहे हमने बेसिक एक इंटीरियर रखा, आपने 1 डेढ़ करोड़ और लगाया। क्या मैं बोल सकता हूँ आपने 35 लाख अपनी जेब से और लगाया, बेसिकली 35-40 आप लगभग 65-70 लैक्स बनाए। अब आप में यार अगर हिम्मत है, तो धीरे-धीरे आप पूरी एक्वायर भी कर सकते हो। अब पूरी एक्वायर तब होगी यार जब इन 3 में से एक आध बंदा दूसरा भी एक प्रॉपर्टी डीलर हो। यूजुअली प्रॉपर्टी डीलर्स के भी यार एरिया होते हैं। जैसे हर आदमी का एरिया होता है, जानवरों का एरिया होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स का एरिया होता है। अगर आप उन्हें ही अपना पार्टनर बना लेते तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे कि पुलिस के साथ, ठीक है? बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिजली-विजली, उन्होंने ऑलरेडी उन चीज़ों के साथ दोस्ती-वोस्ती कर रखी होती है, तो वो आसान हो जाता है। प्लस एक प्रॉपर्टी डीलर की चौड़ बढ़ती है। वो कहता है यार ये जो बन रहा है ना, ये भी तो अपना ही है, राइट? और कल को वो आपको बेच भी देगा। तो आप चाहो तो फिर कल को वो पूरी बिल्डिंग एक्वायर कर सकते हो। अब इसमें क्या है यार, ये बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो रही हो, तो आप खुद करो। भैया मैं क्या सीमेंट लेके बैठ जाऊँ? नहीं, खुद करो का मतलब आप कभी किसी और से बिल्डिंग बनवाते हो यार, तो उसमें क्या होता है आप सबसे पहले एक बिल्डर के पास जाते हो। वो बिल्डर एक ठेकेदार को आपकी बिल्डिंग के ऊपर लगा देगा। ठेकेदार कोई ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा नहीं होता, एक तरह से एक लेबर ही होता है, पर एक बूढ़ा लेबर होता है जिसने काफ़ी सारा काम कर रखा होता है। चीज़ समझ में आ रही? ग्रेट। अब वो ठेकेदार आपको बताएगा यार इस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें करनी है। मेरा मानना ये है आप इन दोनों व्यक्तियों को पिक्चर में से हटा दो क्योंकि ये मेजर मार्जिन ले जाते हैं, स्पेशली आपका बिल्डर, मेजर मार्जिन ले जाते हैं, पैसा रखते हैं। आप क्या करो इनके नीचे 15 लोग काम करते हैं, उनको पकड़ लो सीधा। 15 लोग भैया कौन से? कोई होगा जो कि लकड़ी का काम करेगा, एक होंगे जो कि ग्लास का काम करेंगे, एक होंगे जो कि सीमेंट और बजरी का काम करेंगे, एक होंगे जो कि लिंटर दाबने का काम करेंगे, एक होंगे कि यार जो कि आपका टाइल्स का काम कर रहा है, एक होगा जो कि आपके यार बाथरूम वगैरह के आपके
सारी चीज़ें करा और बाथरूम में भी आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, सामान तो खुद ही लेके आना पड़ेगा। चीज़ समझ में आ रही है? एक बंदा होगा जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, एक बंदा है जो कि आपका प्लम्बर का काम कर रहा है, एक बंदा है जो कि आपका पीओपी का काम कर रहा है, जो कि आप फॉल सीलिंग वगैरह बनाते हैं। चीज़ समझ में आ रही है हमें? तो इस प्रकार से ये छोटे-मोटे करके यार 14-15 डोमेन्स होते हैं। आप एक-एक इंडिविजुअल को पकड़ लो। भैया कहाँ से पकड़ोगे? ढूँढोगे सब मिलेगा। पहली बिल्डिंग बनाने में जान निकलती है, दूसरी में आपको बने-बनाए मिलते हैं, आपको दोबारा कॉल करना होता है बस। चीज़ समझ में आ रही है? अब इसमें हम और डिटेल में आप चाहते हो तो मैं और जा सकता हूँ। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी है। आप इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ठेका देते हो किसी को। ठेका इन द सेंस आप ये कहते हो यार मैं 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ। सामान का पैसा मैं दूँगा, आप बस ये बताओ काम करने का कितना लोगे? तो कोई व्यक्ति आपको बोलेगा यार मैं तो 1.5 लाख में पूरी बिल्डिंग का कर दूँगा। भैया 1.5 लाख में हो जाता है? मैंने कहा हाँ, 1.5 लाख में आपके पूरे बिल्डिंग के कनेक्शन कर देगा। इन द सेंस ईंटों को चीर-चीर के पूरे अंदर से जो तार-वार डालने होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है? कोई होगा जो बोलेगा यार मैं तो 1 लाख में कर दूँगा। कोई होगा जो कोई बोलेगा यार मैं 2.5 लाख में कर दूँगा। तो फिर आप कहते हो अच्छा 1.5 लाख वाले व्यक्ति तो मुझे बता कोई ऐसी पिछली 4 बिल्डिंग जिसमें आपने ऑलरेडी काम कर रखा हो, ठीक है? आप उसका काम देख के आते हो, आपको वो काम पसंद आता है तो आप उस बंदे को रख लेते हो। चीज़ समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम आगे और जा रहे होते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये कुछ-कुछ वाइब आ रही है हमें। तो आप इन बंदों से कराते हो तो यार आपके कुछ सेविंग्स बचते हैं। आप कुछ पैसा अपनी जब ज़मीन खरीद रहे होते हो तब बचाते हो। ₹100 की प्रॉपर्टी 90 में खरीदते हो, ठेकेदार वगैरह का हटाते हो। तो कल को यार अब आप इस पूरी बिल्डिंग को सेल पे लगा सकते हो, हाँ या ना? आपको इसे बनाने में लगा तो साल भर, पर अब आप इसे सेल पे लगा सकते हो और अब आपका मार्जिन शानदार निकल के आएगा। वो मार्जिन आप ऐसा देख रहे होगे कि यार ओहो यार! पूरी को जितने बनाने में हमें लगा, इसको बनाने में हमें लगभग लगे ढाई 3 करोड़ पर पूरी बिल्डिंग 4 सीआर में बिक रही है। तो आपको पूरा 1 करोड़ का मार्जिन दिख गया। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 करोड़ का पैकेज तो सही है? और इसमें तो इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं चाहिए थी और सारा इन हैंड कैश है। इंडिया में कोई नहीं देता 1 करोड़ का पैकेज, गलतफ़हमी हो कहीं। नहीं होता, कोई नहीं है। जो आप सोचते हो इंजीनियर के, वो बाहर मिलते हैं और वहाँ पे भी टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, उधर खर्चे ज़्यादा हैं। येस, तो ये एक तरीका होता है।